हेलो 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 एवरीवन। नमस्कार नमस्कारम वनकम सत श्री अकाल जय जनेन्द्र अस्सलाम वालेकुम आदाब हा हेलो हाउ आर यू एवरीबॉडी and I am very happy and excited today and you should be also very happy and excited today because today we start a new chapter. That chapter name is binomial theorem and this chapter is very important chapter IIT JEE examination point of view. Because every year approx 1 to 2 questions asked in JEE Mains and JEE Advanced also. So without wasting time let's start the lecture. So first of all we know that कि आज अपन इस लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो नजरें मारिए स्क्रीन पे और देखिए कि आज बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाइनोमियल थ्योरम को शुरुआत करने से पहले इसकी बेसिक टूल्स की चर्चा करेंगे और वो बेसिक टूल्स में हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं तो फैक्टोरियल में। ठीक है, क्या चर्चा करेंगे फैक्टोरियल की। हालांकि फैक्टोरियल हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन देखा है। बोलो भाई क्या आपने फैक्टोरियल के बारे में जानते हो? हाँ, क्योंकि हमने बेसिक में इंट्रोडक्शन में कर रखा है कि फैक्टोरियल क्या चीज होता है। हालांकि जिनको नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं, बिल्कुल डेप्थ एंड बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ओके, तो हमेशा की तरह आप लोग भी हो जाइए तैयार, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है फैक्टोरियल के साथ। क्या होता है फैक्टोरियल? तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो बोलता क्या है, फॉर अ नेचुरल नंबर n, ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर। इट्स फैक्टोरियल can be denoted as look like this, कुछ इस तरीके से। ऐसे लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? फैक्टोरियल n। ठीक है, या तो इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है इस तरीके से, इसे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n। ये होता क्या है? एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दैट इज n फैक्टोरियल जो है मेरे दोस्त, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि सर 1 से लेकर n तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट किया गया है। ठीक है, कौन कौन? तो 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट अप टू n तक। ठीक है, ये क्या है? n फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो मेरे भाई कि अगर आपसे कोई बोले कि फैक्टोरियल 7 क्या होगा, इसका मतलब फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। ओके, इसे ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, ये क्या कहलाएगा? 7 फैक्टोरियल। ठीक है, दो तरीके से लिखने का स्टाइल है इसका। आइए क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 7 फैक्टोरियल लिखी गई है। ठीक है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 5, क्या करेंगे? 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दिस इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो बच्चे हल्ला करके बोलेंगे सर 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, है कि नहीं? बोला शाबाश बेटे, सही किया है आपने। अब गौर से देखना इसे, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को मैं क्या लिखूँगा? बच्चे हल्ला करके बोलेंगे कि सर आप लिख दो फैक्टोरियल 5,
क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, तो दिस इज 5 फैक्टोरियल एंड 6 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। या तो ऐसे लिखिए 6 को पहले लिख दिया और 5 फैक्टोरियल बाद में लिखा, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों चीज़ें सेम है। बोला हाँ सर। अब यहाँ गौर से देखिए कि क्या हुआ। बोला ये फैक्टोरियल 6 था, 6 बाहर आ गया और फैक्टोरियल लग गया 5 पे, ठीक है। तो इसी बात को समझना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, कि जब यहाँ पे है ना फैक्टोरियल 6, तो आप इस 6 को बाहर निकाल सकते हो और फैक्टोरियल लगा सकते हो इससे पहले वाले नेचुरल नंबर, दैट इज 5 पे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कहने का मतलब 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, और 6 है तो 6 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 6, ठीक है। चाहोगे तो क्या कर सकते हो कि सर फैक्टोरियल 5 है तो इस 5 को बाहर निकालेंगे और फैक्टोरियल कहाँ फंसाएंगे, तो इससे पहले वाले नेचुरल नंबर दैट इज 4 पे। होगा या नहीं होगा? बोला बिल्कुल होगा। इसे और तोड़ना चाहो तो क्या लिखेंगे, बोलो कि सर इस 4 को बाहर ले लेंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे इससे पहले वाले नेचुरल नंबर दैट इज 3 पे। बोलो चीज़ें समझ में आ रही है, चल क्या रहा है? बोलो भाई आप ही से बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ वेरी गुड, इसी तरीके से समझते रहिए। आइए अगर समझ गए हैं तो बताइएगा कि फैक्टोरियल 11 है, इसे क्या लिखेंगे, तो 11 को बाहर किया, ठीक है, और फैक्टोरियल के अंदर क्या लिखेंगे, बोलो? हाँ गुड, वेरी गुड, बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर 10 लिखेंगे, इससे पहले वाला नेचुरल नंबर, ठीक है। बताओ अगर फैक्टोरियल n है तो इसे क्या लिखेंगे, सर n को बाहर किया और फैक्टोरियल के अंदर क्या लिखेंगे, n-1, इससे पहले वाला, यानी एक कम, है कि नहीं, n-1। तो इसी बात को लिखनी है नोट नंबर 1 में। आइए नोट 1, क्या लिखना है कि फैक्टोरियल n जो है, यहाँ पे जो n है उसे आप बाहर निकाल दीजिए और फैक्टोरियल के अंदर इससे पहले वाले नेचुरल नंबर को लिखिए, दैट इज n-1। कैसे हुआ आप समझ रहे हैं, है कि नहीं? कैसे हुआ ना कि सर फैक्टोरियल n है, ये क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन डॉट डॉट अप टू n तक। इससे पहले क्या आएगा, तो n-1 आएगा, फिर इंटू n आएगा, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट देखा और बोला कि दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ n-1। क्या बोला कि फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है, इंटू n, और इस n को पीछे लिख दिया, n इंटू फैक्टोरियल n-1, ये चीज़ें रही। अगर इसे और तोड़ना चाहें तो क्या लिखेंगे, n इंटू जो फैक्टोरियल के अंदर है उसे बाहर निकाल देंगे n-1, और फैक्टोरियल के अंदर क्या लिखेंगे, इससे पहले वाला नेचुरल नंबर। तो इससे पहले कौन होगा, तो एक और कम, तो n-1 दैट इज n-2। बोलो ये चीज़ें समझ में आ रही है ना? बोला हाँ सर। आइए चलिए तो इसी के ऊपर एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ n if n factorial upon n-1 factorial plus n-2 factorial is equal to 7। इन का वैल्यू बताना है। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, ठीक है। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो n-2, ठीक है। ध्यान देना ये नेचुरल नंबर है, ये गिवन होगी, क्योंकि फैक्टोरियल नेचुरल नंबर पे ही डिफाइंड है। फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। निगेटिव नंबर पे ये डिफाइंड नहीं होता है। कहाँ पे डिफाइंड होता है, तो नेचुरल नंबर पे। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, डिफिनेशन में ही मेंशन की गई है, फॉर अ नेचुरल नंबर n its factorial can be denoted as factorial n or look like this,
एंड इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट ए नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। जैसे फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू n तक नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट किया गया, उसे बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल n। ठीक है, तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं जा सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं कोई पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 1/2 क्या होगा, गलत बात। जो पूछा उसी के गाल पे एक तमचा देंगे उसी समय, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवालों की तरफ। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो इस टाइप के सवालों में देखना क्या होता है मेरे भाई, कि जो छोटका है ना वहाँ पे जाकर फैक्टोरियल को फंसाओ। मतलब क्या बोल दिया सर, जैसे फैक्टोरियल n है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, n बाहर करोगे, फैक्टोरियल के अंदर क्या फंसेगा, n-1। ठीक है, अभी अभी आपने देखा नोट नंबर 1 में, बोला हाँ सर हमें जाना है यहाँ तक, तो फिर से बाहर निकाल दो n-1 और इसके अंदर क्या फंसेगा, n-2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ, वेरी गुड। चलिए तो अच्छी बात है, तो लिख दिया जाए। क्या लिखेंगे इसे, n इंटू n-1 और फैक्टोरियल n-2 पे छोड़ दिया इसे, अपॉन इसे क्या लिखेंगे सर, n-1 बाहर कर दिया और फैक्टोरियल के अंदर क्या फंसेगा, तो इससे पहले वाला नेचुरल नंबर दैट इज n-2 और प्लस इस फैक्टोरियल n-2 को रहने दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू 7 एज इट इज लिखा। दिखाई दे रहा होगा कि सर नीचे फैक्टोरियल n-2 कॉमन ले लेंगे और ऊपर से काट देंगे। ठीक है, कॉमन लिया और उड़ा दिया, ध्यान देना, कॉमन लिया और उड़ा दिया, तो बचा क्या कि सर ऊपर में बचा n² माइनस n अपॉन नीचे क्या बचा, n-1 और ये +1 इज इक्वल टू 7। ये चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n² माइनस n बराबर 7n। क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, सर n² माइनस 8n इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n-8 इज इक्वल टू 0। n का दो वैल्यू, n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 8। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 रखेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव बन जाएंगे जहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नोट पॉइंट की तरफ, दैट इज नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 बताना, फैक्टोरियल 2 क्या होगा, बोलो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। ठीक है, फैक्टोरियल 3 क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, बस 4 तक ही, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्या आ जाएगा 120। ओके सर। फैक्टोरियल 6 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, क्या हो जाएगा 720। तो इसे याद रखिएगा टिप्स पे, बड़े बड़े सवालों में यूं यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखा इसे कि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 का 120, फैक्टोरियल 6 का 720। ठीक है, चलिए एक और याद रखेंगे आप, नोट नंबर 3 कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, सिंपल सी बात है, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होगा, इसे भी याद रखना। तो बच्चे अब हल्ला करने लगे कि सर फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 कैसे, अभी अभी आपने बोला है कि फैक्टोरियल नेचुरल नंबर पे ही डिफाइंड है, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 कैसे। ठीक है, तो इसे अभी आपको याद रख लेना है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, जब बड़े हो गए हायर क्लासेस में जाएंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों लिया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके लिए ज़बरदस्ती में हम प्रूफ कर देते हैं।
ठीक है, आइए जैसे आपने अभी देखा ना मेरे भाई फैक्टोरियल n, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि n को बाहर किया और फैक्टोरियल n-1 यानी इससे पहले नेचुरल नंबर को फंसाया। ठीक है सर, अच्छी बात है, ये तो मैं जानता हूँ। अब हम इसमें बोल रहे हैं क्या कि पुट कर दो n की जगह पे 1। पुट कर दिया बच्चे ने मेरे कहने पे, तो बोला फैक्टोरियल 1 हो गया यहाँ पे, ये 1 इंटू फैक्टोरियल 1-1। बोला ये फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है सर, 1 इंटू दिस, और ये क्या है 1-1 फैक्टोरियल 0। लो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो अब आप ये फील कर सकते हो कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब इसे ध्यान भी रखना। चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और यहाँ पे गौर से देखिएगा मेरा दोस्त, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फैक्टोरियल 5 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, फैक्टोरियल 6 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये सारे इवन है कि नहीं? इवन है क्योंकि सभी 2 से डिविजिबल है। आगे जितने भी फैक्टोरियल लिखेंगे हम लोग 7 8 9 का, ये सभी 2 से डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि सब में 2 आ रहे हैं, है कि नहीं? 2 का मल्टीपल है। देखो केवल 1 में नहीं और 0 में नहीं है। तो ऑल फैक्टोरियल्स आर इवन नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 0। ये दोनों को छोड़कर बाकी के सभी के फैक्टोरियल जो होंगे नेचुरल नंबर का, वो इवन नंबर्स होगा। ठीक है, उसी तरीके से और सोच सकते हैं, अब 3 के बाद जितने भी होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे। होगा या नहीं होगा? इसमें 3 आया, इसमें भी 3 आया, और इसके बाद सभी 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक उसी तरीके से देखो यहाँ पे 4 आया है, अब 4 के बाद सभी नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। इस तरीके के आप चीज़ें सोच सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है ना मेरा दोस्त? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, फर्स्ट, फैक्टोरियल 13 इज डिविजिबल बाई 11। सेकेंड, फैक्टोरियल 9 इज डिविजिबल बाई 24। थर्ड, फैक्टोरियल 20 is divisible by 39। Fourth, factorial 120 is divisible by factorial 93। 5, factorial 22 is divisible by 121। 6, factorial 11 is divisible by 49। 7, if फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 2 का पावर लैम्डा 1 इंटू 3 का पावर लैम्डा
2 इंटू 5 का पावर लेमडा 3 इंटू 7 का पावर लेमडा 4, देन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 9। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे माइंड में प्रोसेस करिए और देखिए कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए, क्या है कि फैक्टोरियल 13 इज डिविजिबल बाई 11। फैक्टोरियल 13 कहने का मतलब सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, ये रहा, दिस इज फैक्टोरियल 13। क्या ये 11 से डिविजिबल है? क्या यह 11 का मल्टीपल है? तो आंसर इज यस, क्योंकि इसमें 11 आ रहा है कि नहीं? ये 11 से डिविजिबल होगा, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 11, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ये क्या हुआ सर? ये ट्रू है, ये जो है ना वो 11 से डिविजिबल है। अब ये बताओ फैक्टोरियल 9 इज डिविजिबल बाई 24, बोलो क्या होगा? 24 6 इंटू 4 लिख सकते हैं इसे, और 6 4 इसमें है, तो ये 24 का भी मल्टीपल है, ऐसे सोच सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, क्या ये 24 का मल्टीपल है? तो आंसर इज यस। देख लो, 4 इंटू 6 करोगे तो 24 मिल गया, ऐसा ही उड़ जाएगा, तो ये 24 से डिविजिबल है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। आइए, फैक्टोरियल 20 इज डिविजिबल बाई 39। अब इस 39 को गौर से देखिए, तो आप क्या पाएंगे कि सर ये जो 39 है ना, इसका 2 फैक्टर होगा, एक 13 एक 3, यानी कि 13 39। ठीक है, तो क्या इसमें 13 और 3 आएंगे? तो आंसर इज यस। जब इसे फैक्टोरियल 20 को लिखेंगे तो 1 2 3 सो ऑन 20 तक लिखेंगे, उसमें 3 भी आएगा और 13 भी आएगा, 3 और 13 की एक जगह क्लब करेंगे और बाकी को एक जगह लिखेंगे, तो यानी कि ये 39 का मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 39 से डिविजिबल है, ये भी ट्रू हुआ। अब 120 इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 93, फैक्टोरियल 120 इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 93, क्या ये ट्रू है? बोलो। इसका मतलब क्या समझे कि सर फैक्टोरियल 120 क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट आगे 93 तक जाएगा, फिर डॉट डॉट 120 तक जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या लिखेंगे हम लोग? फैक्टोरियल 93, और इंटू डॉट डॉट 120 तक गया, यानी ये फैक्टोरियल 93 का भी मल्टीपल है कि नहीं? इसका मतलब इससे ये डिविजिबल है, तो ये भी ट्रू हुआ। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 22 इज डिविजिबल बाई 121, क्या यह 121 से डिविजिबल है? इसे गौर से देखिए, तो आप क्या पाएंगे कि ये 121 जो है ना, इसका 2 फैक्टर होगा 11 और 11। क्या फैक्टोरियल 22 में 2 11 मिलेंगे? तो आंसर इज यस। जैसे आप लिखते चले जाएंगे 1 2 3 सो ऑन, तो एक बार तो 11 में मिलेगा, और जब 22 पे जाएंगे वहाँ पे 11 मिलेगा। 22 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 11, तो एक 11 यहाँ से मिल जाएगा, और एक 11 नंबर पे जो आएगा वो। ठीक है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे 11 तक गया, फिर डॉट डॉट 22 तक जाएंगे, 22 तक, तो इसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 11, तो एक 11 यहाँ से एक 11 यहाँ से, दोनों टकरा जाएंगे, 21 बन जाएगा, तो ये 21 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब ये 121 से डिविजिबल है, दिस इज ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। यहाँ बताइए फैक्टोरियल 11 इज डिविजिबल बाई 49, क्या यह 49 से डिविजिबल है? ये 49 क्या है? तो सर ये 7 इंटू 7 लिख सकते हैं हम लोग इसे। क्या इसमें 2 7 आएंगे फैक्टोरियल 11 में? तो जब फैक्टोरियल 11 लिखेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू सो ऑन 11 तक जाएगा। अब इस 11 तक देखिए आप, क्या 2 7 मिलेंगे? पहला 7 यहाँ मिला और दूसरा 7 14 में मिलता है कि नहीं? 2 इंटू 7 14 में, वो नहीं है। इसका मतलब ये 49 का मल्टीपल नहीं है,
मतलब ये 49 से डिविजिबल नहीं होगा, दिस इज फॉल्स। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आ रही है? बोला हाँ सर। आइए अब इसे गौर से देखिए, क्या बोल रहा है कि इफ़ फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 2 का पावर लेमडा 1 इंटू 3 का पावर लेमडा 2 इंटू 5 का पावर लेमडा 3 इंटू 7 का पावर लेमडा 4, देन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 9 दे रखा है। क्या ये सही बात बोला है? चेक करना होगा। तो फैक्टोरियल 8 क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 ऐसे लिखा। फिर इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। प्राइम फैक्टर कौन कौन आएंगे? 2 3 5 7, है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो 2 के पावर कितने होंगे? तो 1 2 यहाँ से आया और यहाँ से 2 को 2 आ गया, तो 3 2 और 1 2 यहाँ से आ जाएगा। 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 3 1 4 और 3 यहाँ से 7, तो लेमडा 1 क्या आ जाएगा? 7। यानी 2 कितने बार हैं? 7 बार हैं। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 3 का पावर देखो, तो एक 3 यहाँ से मिलेगा और एक 3 यहाँ से मिलेगा, 2, यानी लेमडा 2 बराबर 2। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 क्या हो जाएंगे? 7 प्लस 2 9, दिस इज ऑल्सो भी ट्रू। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर जिन बच्चे से नहीं बना तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। चलिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, और आर नेचुरल के घर से। ठीक है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इफ आर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई फर्स्ट 7, सेकेंड 6, थर्ड 24, फोर्थ 169, 5 121। ठीक है, आइए एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या है मेरा दोस्त? आर का मिनिमम वैल्यू बताना है। आर नेचुरल के घर से है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि फैक्टोरियल आर क्या हो? इन सभी से डिविजिबल हो। मतलब कि फैक्टोरियल आर को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो आर का कौन सा मिनिमम वैल्यू रखेंगे? 7 से डिविजिबल होने का मतलब कि 7 का मल्टीपल हो, और 7 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 7 का मल्टीपल होना मतलब कि आर का मिनिमम वैल्यू आपको 7 डालना होगा यहाँ पे, तभी तो आर फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, पहली बार 7 मिलेगा, दिस इज 7 का मल्टीपल। ठीक है, तब ए जाके 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी आर के जगह पे क्या रखना होगा? 7 रखना होगा, तब ए 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मिनिमम क्या होगा? 7। मैक्सिमम तो ऐसे अगर 8 भी रख देंगे ना, यहाँ पे 8 रख दिया तब भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 7 तो मिल ही जाएगा। जब यहाँ पे 8 रख दिया तो 8 तक जाएंगे, 9 रख दिया तो ऊपर भी 7 मिल रहा है। इसीलिए इसमें क्या पूछा? मिनिमम क्या रखेंगे आर का वैल्यू ताकि वो 7 से डिविजिबल हो जाए, तो आंसर इज 7। ठीक है, चलिए फर्स्ट। सेकेंड क्या है मेरा दोस्त? कि फैक्टोरियल आर किससे डिविजिबल हो जाए? 6 से, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो क्या रखना होगा? 6 कैसे बनेगा? तो सर ये जो 6 है ना, 2 इंटू 3,
यानी 1 2 और 1 3 की ज़रूरत है। तो आर का वैल्यू क्या रखना होगा? ऑब्वियस सी बात है कि 3 रख दीजिए सर, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 तक जाएंगे, तो एक 2 भी मिल जाएगा और एक 3 भी मिल जाएगा, यानी 6 का मल्टीपल भी आ जाएगा। तो आर मिनिमम क्या हो गया? 3, तब ये 6 से डिविजल हो जाएगा। थर्ड, सोच के बताओ डायरेक्ट, 24 से डिविजल होना चाहिए, तो आर की जगह पे क्या रखना होगा? बोलो। इसे तोड़ेंगे ना तो 6 चौक 24, ठीक है। अगर मैक्सिमम हम लोग 6 रख देते हैं तो डील हो जाएगा 24 से। बोला हाँ सर। ऐसे आप पहले भी रख सकते हो ना, जैसे फैक्टोरियल 4 आपको पता है कि 24 होता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसे प्राइम फैक्टर में आप तोड़िए तो क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर में इसे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 और इंटू 3। 1 3 चाहिए और 2 3 बार चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग आर के जगह पे आर मिनिमम वैल्यू 4 रख देंगे तो ये जो आर फैक्टोरियल होगा दैट इज 4 फैक्टोरियल क्या जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसमें 2 3 बार है और 3 1 बार है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या जाएगा मेरा दोस्त? 4। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। पहले प्राइम फैक्टर में इसे तोड़ लीजिए और देखिए कि कौन कितने बार चाहिए, उस हिसाब से इसे लिखिए। अब फोर्थ नंबर देखिए क्या है कि 169 से डिविजल होना चाहिए। 169 ये क्या है सर? इसे जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर है 169। बोला हाँ सर। तो 13 2 बार आना चाहिए, तो कितने तक जाएंगे बोलो? यानी कि फैक्टोरियल आर में क्या लिखेंगे हम लोग? अगर 13 लिखते हैं तो एक बार मिलेगा 13, दूसरा बार 13 कहाँ पे मिलेगा? तो 26 में, यानी 2 इंटू 13 लिख देंगे 26 को, तो वहाँ पे एक 13 मिल जाएगा। यानी कि सर यहाँ पे जो है ना आर मिनिमम वो 26 होना चाहिए, तब ए 169 का मल्टीपल हो जाएगा, तब ए फैक्टोरियल 26 इससे डिविजल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे बताइए, ये क्या है? 11 इंटू 11, 2 बार 11 आना चाहिए, तो इसका मतलब आर मिनिमम क्या रखना होगा? 22, है कि नहीं? काफ़ी बच्चे बता रहे हैं। यहाँ से आर मिनिमम क्या हो जाएगा? 22। एक तो 11 पे मिलेगा और एक 22 पे जाके 2 इंटू 11, यानी दूसरा 11 22 पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया जाए इसे। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Find all possible values of x, और x नेचुरल के घर से ध्यान रखना, for which फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। x का वैल्यू बताना है जिसके लिए a क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो इंटीजर का, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, देन सी द सोल्यूशन, ठीक है। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं, आइए। सॉल्यूशन, इसे कह दिया
एस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू फैक्टोरियल एक्स तक। ठीक है, ये समेशन दे रखा है। एक्स का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, जैसे हमने पुट किया एक्स की जगह पे 1, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एस क्या आ जाएगा मेरा दोस्त? फैक्टोरियल 1, इसका वैल्यू 1। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स बराबर 1 आंसर में काउंट होगा, है कि नहीं? एक्स बराबर 1 सोल्यूशन है, क्योंकि एक्स बराबर 1 रखने पे ये जो एस है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमने पुट किया एक्स बराबर 2, पुट एक्स इज इक्वल टू 2, तो एस क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, यानी 1 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा? 3। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आंसर में काउंट नहीं होगा। वो एक्स का वैल्यू बताना है जिसके लिए एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, बोला ठीक है सर। पुट एक्स इज इक्वल टू 3, तब एस क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस दिस, इतना ही तक। इसे जोड़िए, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, तो क्या आ गया? 9। और दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? तो 3 का। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये जो है ना आंसर में काउंट होगा। तो ऐसे सर कितने तक पुट करेंगे? समझ में आ जाएगा कि कितने तक पुट किए जाएंगे, आपको दिखाई देने लगेंगे, सीक्वेंस पता चल जाएगी। पुट एक्स इज इक्वल टू 4, तब क्या होगा? एस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। इसे तो आपने जोड़ा है ना, 3 तक 9 आया, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है? 24, और 24 प्लस 9 33। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब पुट करिए x बराबर 5, पुट x इज इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा? यस, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। यहाँ तक आपने ऐड कर रखा है 33 है। अब ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और इसका वैल्यू आपको पता है कितना है? 120। अब 120 इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा? 153। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है मेरा दोस्त, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब जो आगे आएंगे फैक्टोरियल 5 से आगे 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 720। यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। फैक्टोरियल 8 क्या होगा? तो सर 720 में 8 गुना करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। 9 में भी क्या आएगा? यूनिट डिजिट 0। यानी फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड्स सारे फैक्टोरियल्स जो होंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। और इसमें ऐड करेंगे तो एस का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप यह जानकर हैरान होंगे कि वैसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 3 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है कि नहीं? काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो पता हो गया कि अगर किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट 3 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, या उससे पहले आप समझिए कि यानी कि आगे के जितने भी फैक्टोरियल लिखेंगे x बराबर 6 पुट करेंगे तो सबका जो यूनिट डिजिट पे होगा वो 3 आएगा ऐड होता हुआ, है कि नहीं? यानी कि वो सभी क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर यही दो को बना, एक x बराबर 1 पे और एक x बराबर 3 पे। तो इसका दो ही आंसर होगा, x बराबर 1 और x बराबर 3, क्योंकि आगे जो होगा ना वो सभी के यूनिट डिजिट पे 3 आने वाला है, और यूनिट डिजिट पे 3 रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। वो कैसे, आइए समझते हैं। जैसे देखो 1 का स्क्वायर मैं आपसे पूछ दूं क्या बोलोगे? 1। 2 का स्क्वायर पूछ दूं क्या बोलोगे? 4। 3 का स्क्वायर पूछ दूं क्या बोलोगे? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49।
8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए यूनिट डिजिट पे क्या आ रहे हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। क्या क्या नहीं है? तो सर 2 देखने को नहीं मिला, 2 देखने को नहीं मिला, और क्या नहीं मिला सर? 3 नहीं है, 7 नहीं है, और 8 नहीं है। अगर ये 4 यूनिट डिजिट पे रहते हैं तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, देख रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट डिजिट पे यही रहने होंगे। अब ऐसा नहीं है कि यूनिट डिजिट पे अगर 4 होगा तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ये नहीं कहा जा रहा है। जैसे ऐसे हम अगर 34 लिख दें तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं भाई, संभावना है, ये कह रहे हैं। समझ गए? चलिए, तो आप इस बात को गांठ बांधकर याद कर लीजिए कि अगर यूनिट डिजिट पे ए 4 डिजिट होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहानी हुई कि सर आगे के जितने भी होंगे उनके यूनिट डिजिट पे 3 आने वाला है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड्स सारे फैक्टोरियल्स के यूनिट डिजिट 0 होंगे, और ऐड होंगे यूनिट डिजिट 3 वाले, तो सब में यूनिट डिजिट क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे देंगे? तो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, नोट दैट फैक्टोरियल 5 onwards all the factorials have unit digit will be 0। ठीक है, फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड से जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। देख लो, जैसे फैक्टोरियल 5 क्या है? 120। फैक्टोरियल 6 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ऐसा लिखेंगे ना। और इसका वैल्यू क्या? 120, 120 इंटू 6 720। ठीक है, अब फैक्टोरियल 7 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो 7 और इंटू फैक्टोरियल 6 क्या है? 720। गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0 आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड सारे फैक्टोरियल्स के यूनिट डिजिट क्या आएंगे? 0 आएंगे। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब इसका यूनिट डिजिट 0 आया तो एस का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो सर एस का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 33 ऐड होगा, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? therefore unit digit of S will be 3, and we know that a number whose unit digit is 3, then the number will not be perfect square। perfect square of an integer। ठीक है, और जिस नंबर का यूनिट डिजिट 3 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का नहीं हो सकता। ठीक है, ये अभी अभी हम लोगों ने जाना है, जैसा कि ऊपर आप देख रहे होंगे। तब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे? Hence final solutions is equal to
एक्स बराबर क्या आ गए 1 और 3, ये दो ही नंबर्स है कि नहीं, कौन कौन है, तो 1 और 3 पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर थ्योरी का थोड़ा सा डेप्थ था इस सवाल को सोचना कि यूनिट डिजिट पे 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है कि नहीं। ये चीज़ें हम लोगों ने इस क्वेश्चंस के मदद से बारीकी से समझा। तो अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप आसानी से निपटा सकते हैं। अगर एक बार में नहीं हुआ तो घबराने की बात नहीं है कि सर ऐसे कैसे कैसे सोच सकते हैं हम लोग एक ही सवाल में इतने सारे बातें, घबराने की बात नहीं है। एक बार मुलाकात होगी, अगले बार इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर चाहते हैं तो इस टाइप के सवाल अभी जस्ट दे देते हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और x कहाँ से है तो नेचुरल के घर से। सच दैट फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट अप टू फैक्टोरियल x इज मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, x का वैल्यू बताना है कि x के कितने वैल्यू हो सकते हैं या x का वैल्यू कौन कौन है, वो सभी वैल्यूज बतानी है आपको, ताकि ये जो है ना सीरीज दैट इज सम का सीरीज वो क्या हो मल्टीपल ऑफ 9 का हो। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसे सोल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद इसे सोल्व करिए, और उम्मीद है कि सवाल आपसे सोल्व हो जाएंगे। चलिए सोल्व करते हैं इसे। मान लिया यस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल x। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब आइए क्या करेंगे, पुट करते हैं बारी बारी से। पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा s फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर इज नो। अब पुट करिए x बराबर 2, तो s क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 3। क्या ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर इज नो। पुट x इज इक्वल टू 3, एस क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, क्या गया 9। क्या ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर इज यस। इसका मतलब x बराबर 3 आंसर में काउंट होगा, बोला हाँ सर। चलिए अब पुट करते हैं x बराबर 4, तो क्या जाएगा यस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, क्या जाएगा 33। क्या यह 9 का मल्टीपल है, तो आंसर इज नो। पुट x इज इक्वल टू 5, एस क्या जाएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। यहाँ तक आपने जोड़ रखा है 33 और ये 120, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 153। क्या यह 9 का मल्टीपल है, बोलो 153। क्या यह 9 का मल्टीपल है, तो कैसा देखते हैं, एक तो तरीका है 9 से डिवाइड कर लो, या तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा 9 से डिविजिबल होगा। तो 5 3 8 हो 1 9, यानी 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब 1 और 5 भी आंसर में काउंट होगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान देने वाली बातें यहाँ पे है मेरे दोस्त कि जब आप x बराबर 6 पुट करोगे तो इसमें ऐड क्या होगा फैक्टोरियल 6। ठीक है, जैसे अब क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 6, एस क्या होगा सर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6। आपने यहाँ तक देखा ये चीज़ें 9 का मल्टीपल है। ठीक है,
अब इस फैक्टोरियल 6 को देखिए, तो ये जो फैक्टोरियल 6 है ना, इसे क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और ये भी जो है वो 9 का मल्टीपल है। एक 3 यहाँ से मिला, एक 3 यहाँ से मिल जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 9 का मल्टीपल है। यानी फैक्टोरियल 5 के ऑनवर्ड्स जितने भी फैक्टोरियल होंगे 6 7 8 ये सभी क्या होंगे 9 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मिनिमम 2 3 आ ही रहे होंगे। 6 में 2 3 आ गया कि नहीं, 7 में भी 2 3 आ जाएंगे, तो 9 का मल्टीपल होगा। अब ये 9 का मल्टीपल है, उसमें 9 का मल्टीपल जोड़ा, ओवरऑल 9 का मल्टीपल होगा। फिर 7 भी डालेंगे तो यहाँ तक के 9 का मल्टीपल, और 7 भी 9 का मल्टीपल होगा, फैक्टोरियल 7। तो सभी अब जितने भी होंगे फैक्टोरियल 5 के ऑनवर्ड्स सारे फैक्टोरियल 9 का मल्टीपल होगा, और 9 के मल्टीपल में 9 का मल्टीपल जोड़ेंगे तो 9 का मल्टीपल होगा। जब जितने भी x का वैल्यू पटकेंगे वो सारे पे s का जो सम आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे कि फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड्स ऑल द फैक्टोरियल्स विल बी मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, ये लिख देना। इसका फाइनल आंसर क्या क्या हो जाएंगे, पूरा नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसमें से कौन कौन हटेंगे तो देख लो, एक 4 हट गया, और एक 2 हट गया, और एक 1 हट गया, है कि नहीं। 3 तो आंसर में है, 5 में भी आंसर में है, और 5 के बाद 6 7 8 सभी आंसर में होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 2 4 आंसर। चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 6, कि फैक्टोरियल 6 में 2 का एक्सपोनेंट कितना है, यानी 2 का पावर कितना होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फैक्टोरियल 6 लिखा, क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। बताओ इसमें 2 का पावर कितना, 2 कितने बार आया, यहाँ से 1 बार 2 और यहाँ से 2 बार 2, 4 मतलब 2 गुना 2, और यहाँ से 1 बार 2, तो यहाँ से 2 बार, यहाँ से 1 बार, यहाँ से 1 बार, टोटल 4 बार 2, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा 4 आंसर है, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 4, ये रहा आंसर, ठीक है। अगर पूछा होता 3 का एक्सपोनेंट तो क्या लिखते हैं, देख लो, इंटू 3 का पावर, एक बार यहाँ से 3 और एक बार यहाँ से, यानी कि 2 बार, फिर कौन सा प्राइम है 5, तो 5 का पावर 1, बस इतना ही है। बोला हाँ सर। अगर इसमें पूछा होता कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 6 क्या बोलते हैं 2, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 6 तो 1, ठीक है। अगर ये छोटा था तो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सका। अगर यही पूछ देता कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 तब क्या होता, सर फिर कैसे निकालते हो, तो लेंदी हो जाता है कि नहीं। 1 2 3 so on 100 तक लिखते हैं और देखते हैं कि 2 कितने बार आए हैं, ठीक है, तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस टाइप के सवाल के लिए एक रेडीमेड फार्मूला है, उसे आइए समझते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है एक्सपोनेंट, ये सवाल जेईई मेंस में भी पूछे जा रहे हैं इस फार्मूले पे। फार्मूला क्या है कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल ऐसे लिखिए इन फैक्टोरियल n, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, इसे आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n,
ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n अपॉन p लिखिए, ठीक है, बॉक्स, और ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, GIF, ठीक है। क्या है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट भी, इंटीग्रल पार्ट। हालांकि ये बेसिक में इसे कवर किया है, ठीक है। आइए फिर प्लस n अपॉन पी स्क्वायर, नीचे पावर बढ़ाते चले जाएंगे, n अपॉन पी क्यूब प्लस n अपॉन पी का पावर 4 डॉट डॉट, ठीक है। जब तक लिखनी है कि डिनोमिनेटर जब तक बढ़ाना हो जाए न्यूमरेटर से, ठीक है। चलिए अब इससे आप परिचित हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। जिनको नहीं पता एक बार आइए समझते हैं। ये जो है ना मेरे दोस्त बॉक्स, इसको कहते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे इसमें x है तो बाहर क्या देगा, ठीक है। तो ऑलवेज गिव्स इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू x, इक्वल टू x। अगर ये x इंटीजर के बराबर होगा तो x के बराबर ही बाहर आ जाएगा, और अगर x इंटीजर नहीं होगा तो इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर 5 है, 5 इंटीजर है, तो जो है वही बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हो 4.6, ये इंटीजर नहीं है, तब क्या आएगा, इससे छोटा बाहर आएगा। यानी इससे छोटा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, तो सर 4 है, ये बाहर आएगा, ठीक है। तो ये होता है इस फंक्शन का रूल, ठीक है। अब बताइए 3.72, इसका GIF क्या होगा, सर इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, तो आंसर इज 3। अब बताइए 0.64 क्या आएगा, 0 माइनस 3.64 क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, -3, गलत। इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, देख लो नंबर लाइन पे, यहाँ पे क्या -3.64, ठीक है। इधर क्या होगा, -4 होगा, तो इससे जस्ट छोटा कौन है भैया, -4 है ना, क्या लिखेंगे, -4, ठीक है। अब बताइए -4 का बॉक्स क्या लिखेंगे, -4 ही लिखेंगे, क्योंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर जो है वही बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस बॉक्स की कहानी क्या है, ठीक है। और ये जो फार्मूला है वो केवल फैक्टोरियल के लिए है, पहली बात। दूसरी बात प्राइम नंबर के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बोला गया कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n, क्या करना, n अपॉन p, बॉक्स लगानी है, फिर प्लस n अपॉन पी स्क्वायर, जो नीचे है उसमें पावर बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। फार्मूला याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे इस फार्मूले से अगर इस क्वेश्चंस का एक्सपोनेंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए क्या एक्सपोनेंट ऑफ 2 पूछा है फैक्टोरियल 6 में। कहानी क्या है कि सर 6/2 यानी n अपॉन पी, p प्राइम नंबर है कि नहीं, बोला हाँ सर, बॉक्स लगाया, फिर प्लस 6/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 6/2 का पावर 3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अधिक हो गया, 2 का पावर 3 8, तब छोड़ देंगे, ठीक है। वहीं तक जाना है जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाए न्यूमरेटर से, ठीक है। आइए एक क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, सर A3 आया, प्लस एक क्या आ जाएगा 6/4 यानी 1 पॉइंट समथिंग, चलिए प्लस एक क्या आ जाएगा 6/8 यानी 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है।
जीरो पॉइंट समथिंग। ए इंटीजर है तो बॉक्स इसे डायरेक्ट बाहर कर देगा। अब यहाँ वन पॉइंट समथिंग है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर देगा, तो इससे जस्ट छोटा कौन है, तो सर एक है। और यहाँ पे क्या होगा, जीरो पॉइंट समथिंग है तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देख लो 3 + 1 4, तो ए रहा, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 6 कितना है, 4 है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए, तो अगर अब सवाल में लिख दिया जाए कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, तब अब हम इस फार्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा आप लोग एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 निकालने की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड exponent of 2 n factorial 100। फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट बतानी है। फॉर्मूला क्या कहता है, बोलिए, 100/2 बॉक्स लगाया, प्लस फिर 100/2 का पावर 2 प्लस 100/2 का पावर 3 प्लस 100/2 का पावर 4 प्लस 100/2 का पावर 5 प्लस 100/2 का पावर 6 प्लस 100/2 का पावर 7। और 2 का पावर 7 क्या होता है, 128। डिनोमिनेटर अधिक हो गया न्यूमरेटर से, छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 50 और एक क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, 100/4, तो 25 लिख देंगे इसे। एक क्या हो जाएगा, 100/8, ठीक है, तो 12 पॉइंट समथिंग। एक क्या हो जाएगा, 100/16, तो 16×96 यानी 6 पॉइंट समथिंग। 100/32, तो 32×96 यानी 3 पॉइंट समथिंग। ये क्या होगा, 100/64, तो 1 पॉइंट समथिंग। और ये क्या हो जाएगा, इसे क्या लिखेंगे, 100/128 यानी 128, तो 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इन सभी का बॉक्स लिया, तो इंटीजर है इसमें डायरेक्ट बाहर आ जाएगा 50। एक क्या आ जाएगा, 25। एक क्या आ जाएगा बाहर, 12। एक क्या आएगा, 6। एक क्या आएगा, 3। एक क्या आएगा, 1 और 0, ठीक है। चलिए, क्योंकि बाकी अगर आगे लिखते हैं 2 का पावर 8, 2 का पावर 9, तो सभी 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आता, 0 0 देता है कि नहीं, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए ऐड करते हैं इसे, 50 25 75, 6 3 9 1 10, 10 और 75 85, 85 और 12 97, दैट इज 97, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे एक्सपोनेंट 2 का, 97, ठीक है। आइए एक ट्रिक और समझ सकते हैं इसे, इतना ना करने के बजाय आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 लिखना है, तो एक बार आप इन दोनों का डिवाइड किया, 100/2 50 आया, उसका बॉक्स लिया तो क्या आ गया, 50 आया, ठीक है। फिर इसे 2 से डिवाइड करते चले जाइए, क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट देखना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 का देखना होता तो 3 से डिवाइड करते जाते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। फिर 2 से डिवाइड किया, बॉक्स लिया, क्या जाएगा,
12 दशमलव समथिंग तो 12 लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, इंटीजर ही लिखना है, बस इन्हें ऐड कर दीजिए, क्या जाएगा 50, 25, 75, 75 और ये 10, 85, 85 और 12 97, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, जल्दी में, इतना ना करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे इसमें हमसे पूछ देता, क्या पूछ देता, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100, क्या करते 100/3 का बॉक्स लेते, क्या आता 33 अपॉन समथिंग, तो बॉक्स आ जाता 33, फिर इसे 3 से डिवाइड मारते 11, फिर इसे 3 से डिवाइड मारते 3 पॉइंट समथिंग, बॉक्स क्या जाता है 3, फिर इसे 3 से डिवाइड मारते 1। ठीक है, ऐड कर लीजिए, क्या जाएगा 44 और 4 48, देख लेना। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, इस बात को ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूले हैं वो फैक्टोरियल के लिए है और दूसरी बात की प्राइम नंबर्स के लिए है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अगर सवाल ऐसा पूछ दे कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 64, ठीक है, या तो 100 ही करते हैं, आइए 100, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 100। तब कैसे निकालेंगे हम लोग? सर अभी अभी आपने बोला कि ये जो फार्मूला है वो फैक्टोरियल के लिए है, पहली बात। दूसरी बात कि प्राइम नंबर्स के लिए, और यहाँ पे 6 आपने दे रखा है वो कंपोजिट नंबर है, तब कैसे निकालेंगे? क्या वो फार्मूला लगा दें? तो बिल्कुल नहीं लगाना है। तब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसे आप तोड़िए प्राइम नंबर में, ठीक है। ये जो 6 है किन प्राइम नंबर्स को मिलने से बना है? तो आंसर 2 और 3 को मिलने से बना है, ठीक है। तो आप 2 का एक्सपोनेंट निकालिए और 3 का एक्सपोनेंट निकालिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 बॉक्स है, एक बॉक्स 2 वाला एक्सपोनेंट है और एक बॉक्स 3 वाला है, ठीक है। तो इसमें कितने 2 हैं, इसमें कितने 3 हैं, वो निकाल लिया। फिर 1 2 यहाँ से उठाया, एक 3 यहाँ से उठाया, एक 6 बन गया। फिर 1 2 यहाँ से उठाया, एक 3 यहाँ से उठाया, एक 6 और बन गया। इस तरीके से हम लोग 6 बनाते चले जाएंगे। ऐसे कितने 6 बनेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 तक ज़्यादा 2 आएगा 3 के कंपेयर में, है कि नहीं। बॉक्स में 2 की संख्या ज़्यादा होंगे, 3 की संख्या कम होगा। जैसे अगर 2 50 बार आया और 3 16 बार ही आया, तो 6 के ग्रुप कितने बार बनेंगे? 16 बार, यानी इन दोनों का कॉमन लेना होगा। तो सीधी सी बात है कि सर इसका एक्सपोनेंट निकाल लीजिए, वही फाइनल आंसर हो जाएगा 6 का एक्सपोनेंट, है कि नहीं। बोला हाँ सर। और आप देख पा रहे होंगे पिछले सवालों में कि हम लोग वही निकाला है फैक्टोरियल 100 में, एक्सपोनेंट ऑफ 2 और एक्सपोनेंट ऑफ 3। एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आया 100 फैक्टोरियल में? 97। और एक्सपोनेंट ऑफ 3 100 फैक्टोरियल में कितना आया? तो सर 48 आया, ठीक है। यानी ये जो डब्बा है ना सर, तो 2 97 बार है और 3 48 बार है, तो 6 कितने बार आएंगे? यानी एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 100 तो 48 बार ही आएगा, है कि नहीं। तो यही आंसर हो गया। समझे नहीं समझे? यहां पे तो निकाला हुआ था ना, इसलिए हमने लिख दिया इसके मदद से। अगर नहीं निकाला हुआ होता तो हम लोग वही फॉर्मूले से क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालते हैं। अगर आप ये ज़्यादा सोच पाते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 3 कम रहेगा, तो आप डायरेक्ट एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालिए, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन ही लेना है, ठीक है। बोला ठीक है सर। आइए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। जैसा चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसे बना लीजिए कि फाइंड
एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 100। इसका निकालिए 12 का एक्सपोनेंट कितना होगा फैक्टोरियल 100 में। सबसे पहली बात क्या कि सर इस 12 को हम लोग प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3, 4 तो 12। ठीक है, आइए अब यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी 4 का एक्सपोनेंट देखना होगा और 3 का एक्सपोनेंट देखना होगा। तब इसमें हम लोग निकालते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 12, फिर 6, फिर 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ऐड किया तो क्या आ जाएगा 97। ठीक है, यानी कि 100 में 2 जो है वो कितने बार है, 97 बार है। हमें चाहिए किसका, 2 का पावर 2 कितने बार है, यानी 4 का एक्सपोनेंट कितना होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 4 इन 100 फैक्टोरियल। तो 2 2 को 2 मिलकर 1 4 बना रहा है, तो 2 2 को 2 कितने बार मिलेंगे, यहाँ 97 है, 1 2 हटा दो तो 96, 96 बना लेगा 2 2 का ग्रुप 48 बार, है कि नहीं। तो कितने आ गए 48। ठीक है, अब हमें चाहिए कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। तो क्या जाएगा 100/3 का बॉक्स लिया तो 33 पॉइंट समथिंग, तो 33 आ जाएगा, प्लस फिर 3 से डिवाइड किया 11, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। अब इन दोनों को कॉमन लिया यानी इंटरसेक्शन, तो दोनों बराबर आ गए, तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 12, 4 3 12 हुआ ना, एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल क्या जाएगा मेरा दोस्त 48। ए रहा आंसर। इस टाइप के सवालों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड number of zeros at the end of factorial 120। फैक्टोरियल 120 के एंड में कितने जीरो होंगे ये बताना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर लिखा हमने 27,000, इसके एंड पे कितने जीरो हैं 3 है। इसका मतलब क्या समझे 27 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, यही है, यानी 10 का जितना एक्सपोनेंट है उतना इसका एंड पे जीरो है। 10 का जितना एक्सपोनेंट है उतना इसका एंड पे जीरो है। इसका मतलब किस फैक्टोरियल में 10 का एक्सपोनेंट निकालना है, 10 का जितना एक्सपोनेंट होगा उतना इसके एंड में जीरो होगा। ठीक है, अब 10 क्या है भैया, तो 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो उसका एक्सपोनेंट निकालने के लिए क्या करना होगा 2 और 5 का एक्सपोनेंट निकालना होगा, है कि नहीं। और जो बच्चे चतुर होंगे वो समझ सकते हैं कि 120 तक में 2 ज़्यादा बार आएगा 5 कम बार आएगा। ठीक है, उसी तरीके से कहानी है, 2 डब्बा है, एक में 2 है और एक में 5 है। ठीक है, और 10 कैसे बन रहे हैं 1 2 और 1 5 को मिलने से, और 2 ज़्यादा है 5 कम है। मान लीजिए कि 2 100 बार है और 5 11 बार ही है, तो 10 कितने बार बनेंगे 11 बार, है कि नहीं। बोला हाँ सर, तो सीधा सीधा कहिए ना कि 10 का एक्सपोनेंट निकालने से अच्छा है कि 5 का एक्सपोनेंट निकाल लीजिए 120 फैक्टोरियल में, वही आंसर होगा। बोला बिल्कुल सर। आइए, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज
एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 120 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड मारो 120/5, क्या लिखेंगे 5 दूना 10, फिर 24। ठीक है, बॉक्स लिया 24 आ गया। फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4×5 = 20, यानी 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 आ गया। फिर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 5 से डिवाइड नहीं होगा ना, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 0। तो आंसर क्या आ गए 28, यानी इतने 0 होंगे इसके एंड पे। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ या ना, बोलो भाई, आप ही से बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, बोला हाँ सर, वेरी गुड। चलिए और सवाल करते हैं। क्वेश्चन 11, लेट फैक्टोरियल 300 इज इक्वल टू 45 to the power lambda into I, then find maximum value of lambda where lambda comma I belongs to नेचुरल नंबर्स, दोनों नेचुरल नंबर के घर से। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या बोला है कि फैक्टोरियल 300 इज इक्वल टू 45 to the power lambda इंटू आई। आई भी क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 45 का एक्सपोनेंट बताना है, लेमडा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, और ये आई है नेचुरल नंबर का मल्टीपल। जैसे फैक्टोरियल 6 लिखा, 1 × 2 × 3 × 4 ऐसा लिखा। ठीक है, इसमें 2 का पावर कितना बनेगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, 3, और इंटू 1 × 3 एज इट इज रहा। अब यहाँ बोल दे 2 का पावर लेमडा इंटू आई, और लेमडा आई दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और बाकी बच्चे सब क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, दैट इज आई लिख दिया टोटल को। तो सीधी सीधी बात क्या कही जा रही है इसमें कि 45 का एक्सपोनेंट बताओ इस फैक्टोरियल में। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, सीधा सीधा एक्सपोनेंट ऑफ 45 इन फैक्टोरियल 300, यही है लेमडा। ठीक है, अब ये 45 कंपोजिट नंबर है, किन प्राइम को मिलने से बना है ये, 9×5 = 45, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, इससे तो अब आपको यहाँ पे निकालना होगा 3 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट, और 3 2 बार करके लेना है, यानी कि 9 का एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। 100/3 33.33, तो बॉक्स लेंगे तो 33 आ जाएगा। फिर इसे 3 से डिवाइड किया तो 11, फिर इसे 3 से डिवाइड किया तो 3, फिर इसे 3 से डिवाइड किया तो 1, क्या आ गया बोलो 48। ठीक है, 3 48 बार है, तो 9 कितने बार बनेंगे, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 9 इन 100 फैक्टोरियल। तो 2 3 के मिलने से एक 9 बनेगा, तो 2 3 का ग्रुप कितने बार होगा, तो 48/2 24। ठीक है, ये 9 है ना, 9 × 5। चलिए अब 5 का एक्सपोनेंट निकाला जाए, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। ओ भाई 300 है और हम लोग 100 में चल गए हैं, तभी तो बच्चे हल्ले कर रहे हैं कि सर ये क्या कर दिए। ये 300 है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे 300 यही काम हो जाएगा।
300/3 100 आ जाएगा, प्लस इसे 3 से डिवाइड करेंगे, बॉक्स लेंगे तो 33, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 11, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, क्या आ जाएगा 148। ठीक है, और इसे 9 बनाना है, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे 74। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। आइए, फैक्टोरियल 300, 3 से डिवाइड किया यानी 5 से डिवाइड किया तो क्या जाएगा 60, फिर 5 से डिवाइड किया तो 12, 5 से डिवाइड किया तो 2, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा बॉक्स। तो क्या आ गया, जोड़ेंगे तो 74। 5 भी 74 बार है और 9 भी 74 बार है, तो 45 कितने बार आएंगे 74 बार, है कि नहीं। यानी लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 74। ए आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस तरह के। ठीक है, तो तरह तरह के सवाल आपके सामने करवा दी गई है। चलिए अब एक आध सवाल प्रीवियस ईयर के करते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 जेईई मेन 2025 में पूछ रखा है। क्या है सवाल कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन such that 50 factorial is divisible by 3 का पावर n। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 55। ठीक है, चलिए एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, बिल्कुल बहुआ वाला सवाल है, आप उम्मीद नहीं करेंगे कि जेईई मेंस ऐसा सवाल पूछ सकता है बहुआ वाला, जैसा कि पूछा है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि 50 फैक्टोरियल डिविजिबल बाई 3⁹ यानी कि रिमाइंडर क्या हो 0 हो, तो एन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ये पूछा है। तो 50 फैक्टोरियल पूरा के पूरा कट जाए 3 का पावर n से, इसका मतलब इसके अंदर जो 3 का एक्सपोनेंट हो, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर 3 का एक्सपोनेंट 22 है या 23 है, ठीक है कुछ भी है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखना होगा मैक्सिमम, ताकि वो पूरा के पूरा कट जाए। मैक्सिमम कह रहे हैं, जैसे इसके अंदर 3 का जो एक्सपोनेंट है वो 34 है। ठीक है, तो यहाँ पे n का मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना होगा। अगर n का मैक्सिमम वैल्यू ऐसे 3 का पावर 34 लिखा और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना होगा, तो 34 ही रखना होगा, तभी तो पूरा पूरा कट जाएंगे। अगर हम 35 रख देंगे तो नीचे एक 3 बचा हुआ रह जाएगा, यानी कट नहीं पाएगा। मिनिमम तो आप n का वैल्यू 1 भी रख दिया ना, 3 का पावर 1, तो पर भी कट जाएगा, 3 का पावर 33 बचेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूछा क्या मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब कि ये पूछ रहा है कि 50 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट कितना है, सीधी सी बात। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 50, यही होगा n का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आइए तो क्या लिखेंगे 50/3 का बॉक्स, फिर प्लस 50/3 का स्क्वायर, फिर प्लस 50/3 का क्यूब, प्लस 50/3 का पावर 4। बॉक्स लिया, एक क्या आ जाएगा बोलो, 3 से 50 तो 16 पॉइंट समथिंग, यानी कि 16 आ जाएगा। 50/9
तो 9 पचे 45 यानी 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 आ जाएगा बॉक्स इसका। यहाँ 50/27 तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 50/81 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 आ गया। नहीं तो 50/3 किया 16 आ गया। फिर इसे 3 से डिवाइड करते चले जाओ, 3 पचे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, फिर ये 0। ठीक है, ऐड किया तो क्या आ गया 16 5 21 और 1 22। एन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएंगे मेरा दोस्त 22। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आज अपन फैक्टोरियल पे तरह तरह के सवालें देखा। ठीक है, और उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इस पे अगर सवाल अब पूछा जाए तो आपसे संभावना नहीं है छूटने की। ठीक है, चलिए यहाँ से हुई थी कहानी की शुरुआत। आपने देखा फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इस एग्जाम्पल की मदद से एक अच्छा नोट पॉइंट लिखा और इस नोट पॉइंट पे एक अच्छे से सवाल किया हम लोगों ने। ठीक है, नोट 1 और यहाँ नोट 2 लिखा, नोट 3 लिखा। और एक चीज़ और लिख लीजिएगा यहाँ पे कि अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर है तो ये डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हालांकि ये बातें हमने बोल दिया था। चलिए, फिर इसके बाद हम लोगों ने सवालों की प्रैक्टिस किया खूब सारे। फिर उसके बाद इस टाइप के सवालें किया जो आपको सोचने पे मजबूर किया कि इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे सोच सकते हैं। दिमाग की नसें खुली, है कि नहीं? बोला हाँ सर। फिर इसी पे एक और शानदार सा सवाल सॉल्व किया जिसे आप लोग खुद सॉल्व किए, है कि नहीं? चलिए, फिर हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल इसे लिया और इसके ऊपर हम लोगों ने एक रेडीमेड फार्मूला बनाया ताकि बड़े बड़े सवालों को हम लोग फार्मूले की मदद से बना सकें। और इसमें भी तरह तरह के सवालें देखा। ठीक है, इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। चलिए, जैसा कि एक सवाल भी आपको मुलाकात करवाई गई है जेईई मेंस 2025 की, जो इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल इसके ऊपर मैं आपको दे देता हूं, आप ज़रूर ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना। चलिए, होम चैलेंज। The largest value of n for which 40 to the power n divides 60 factorial is ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। ठीक है, और ये सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेईई मेंस 2026 में पूछ रखा है। ठीक है, कब पूछा है? 2026 में। और उम्मीद है कि सवाल आपसे बन जाएंगे। एक बार जरूर कोशिश करिएगा इसे बनाने के लिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दिखाइएगा। ठीक है, चलिए तो आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।